भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको कक्षा 12 का भूगोल पढ़ाऊंगी। कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन को हम पढ़ाएंगे। इसके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं पर इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं जनसंख्या का अध्याय। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या दो शब्द से मिलकर बना है, जन और संख्या। जन का अर्थ है लोग तथा संख्या का अर्थ होता है गिनना, अर्थात जनसंख्या के अंतर्गत हम लोगों को गिनते हैं कि देश के अंदर कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं तथा कितने स्त्री हैं और कौन कहाँ कहाँ पर रहते हैं। जैसा कि हमारे इस किताब का नाम ही है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, यानी लोग मतलब हम सब लोग, हम सब जनसंख्या। तो इस प्रकार लोग किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपने 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघन बसा हुआ देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। और जब इन तीन देशों को मिलाकर अकेले भारत में जनसंख्या इतनी अधिक है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालेगी ही, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कारण देश में आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे देश में खाद्यान्न की समस्या, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे अनेक प्रकार की समस्याएं देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने लगती हैं। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्र किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई। जो ये 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी, यह संपूर्ण जनगणना नहीं थी, क्योंकि इसमें हम लोगों को गिन नहीं सके थे, यह अधूरी जनगणना थी। इसके बाद जो 1881 ईस्वी में जनगणना हुई, यह संपूर्ण जनगणना थी। इसमें हम एक एक व्यक्तियों को गिन सके थे कि कौन से व्यक्ति कहाँ रहते हैं, कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं। आपको यह जानने की जिज्ञासा होगी कि यह जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो देश में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है और यहीं से हमें प्राप्त होते हैं जनगणना के में से ही जनसंख्या के आंकड़े और स्रोत, कितने देश में स्त्री हैं और कितने देश में पुरुष हैं, कौन से व्यक्ति कहाँ रहते हैं और कौन से व्यक्ति कहाँ से आए हैं। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या का वितरण। भारत में जनसंख्या का वितरण पूरे देश में एक जैसा नहीं है, यानी कि जो वितरण है असमान है। कहीं पे जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर कम है। अगर पूरे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जैसा कि इस भारत के मानचित्र में दर्शाया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। जैसा कि भारत के मानचित्र में दिखाया जा रहा है, भारत का वितरण बिंदु विधि द्वारा, यानी कि जनसंख्या का जो वितरण है बिंदु विधि द्वारा। बिंदु विधि का अर्थ है कि एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, यानी कि जहाँ पर एक बिंदु है वहाँ पर 2 लाख व्यक्ति रहते हैं। इसे कहते हैं जनसंख्या का बिंदु विधि द्वारा प्रदर्शन। अगला हमारा टॉपिक है भारत में जनसंख्या की असमानता। भारत में
जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारणों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूप का निर्धारण करती है। मतलब कि जो भारत की जनसंख्या का अधिकांश जो भाग है, उत्तर के विशाल मैदान, गंगा के उद्गम से लेके डेल्टा तक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी कि जो ये गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है और डेल्टाई जो क्षेत्र है, इसमें अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है तथा भारत के समुद्र तटीय मैदान में भी घनी जनसंख्या केंद्रित है। यानी कि भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके किनारे किनारे जो हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसमें सघन बसा हुआ क्षेत्र है। हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश, जहाँ जो हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग है, ऊपर का है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है तथा उत्तर पूर्व और अर्धशुष्क क्षेत्र में एवं दलदली भूमि में जनसंख्या लगभग वंचित है। अर्थात जहाँ पे रेगिस्तान है, मरुभूमि है, वहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है, वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करेगी। या उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती है जहाँ पर दलदली क्षेत्र है, सदा वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक निवास नहीं करती है। या उन क्षेत्रों पे जहाँ पर सर्वाधिक सर्दी पड़ती है या सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ भी जनसंख्या अधिक निवास नहीं करती है। जनसंख्या उन्हीं जगह पे निवास करती है जहाँ जलवायु सम हो, पीने का जल हो, समतल भूभाग हो, और इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या उन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करती है जहाँ उन्हें पीने योग्य जल मिले, या रहने के लिए अच्छा ज़मीन हो, या रोज़गार का कोई कारण हो, या बड़े शहर हों जहाँ पर ढेर सारे उनके रोज़गार के साधन उपलब्ध हैं। उन्हीं जगह पे जनसंख्या निवास अधिक करती है। इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में परिवहन का जाल फैला हो, यानी कि परिवहन की अच्छी सुविधा हो, आवागमन की आवश्यक अच्छी सुविधा हो, विकास के कारण जनसंख्या का उच्च विलय, यानी कि वहाँ पे अधिक जनसंख्या केंद्रित हुआ है। जहाँ पर परिवहन के अच्छे साधन हो, आवागमन की अच्छी सुविधा हो, उन्हीं जगहों पे जनसंख्या निवास करना पसंद करती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि उत्तर भारत का जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। यानी कि उत्तर भारत से लेके इधर पूर्व तक, अरुणाचल प्रदेश तक जो ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जो फैला हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, या यहाँ पर आने जाने की परिवहन की सुविधा नहीं है, इसलिए भी यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर से दिया हुआ है, यह है हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और इसके जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, इसे कहे जाते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र। यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है सम है और यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी तरफ जनसंख्या का जो केंद्र है, अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, भारत में बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं।
इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो बड़े नगर हैं, या तो इन क्षेत्रों में नगरीकरण के कारण या औद्योगिकरण के कारण, उद्योग होने के कारण गाँव से बड़ी संख्या में लोग नगरों की ओर बढ़े हैं, प्रवास किया है, वहाँ जाके निवास करने लगे हैं और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं या किसी और प्रकार के रोजगार में लगे हुए हैं। इसीलिए इन नगरों में बड़ी जनसंख्या पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या का केंद्र पाया जाता है। इन बड़े नगरों में ही अधिक जनसंख्या जाकर बस जाती है, रहने लगती है और इसमें जनसंख्या अधिक हो जाता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होने लगती है नगरों में। यह जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई लेसन से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिए और अपने वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।